हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार अपना स्टडी केयर में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं क्लास 10th का क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। जो पहला क्लास वास्तविक संख्या मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसका पहला क्लास में मैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बता दिया हूँ आपको। और आज यह वास्तविक संख्या का दूसरा दिन है। जो क्लास 10th के है उसका आज दूसरा दिन है। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट आज मैं दूंगा आपको, और उसका जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपके सामने दूंगा। तो आपको पहला क्लास का वीडियो वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज भी आप हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन भी खुद ही बनेंगे। परंतु मैं इसका जो कुछ डाउट्स होंगे, आज मैं कुछ क्वेश्चन जो ऐसे आपको मतलब बनाने में प्रॉब्लम्स होंगे, उसको मैं आज भी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। तो आइए, आज वास्तविक संख्या का कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं, उसको सबसे पहले आपको बता दें ताकि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाए और आपको सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। और तो आइए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कल हमने बता चुका है कि यहाँ पर हमें HCF निकालना, जो मासा निकालना है वो हम बता रहे थे। तो भाग एल्गोरिदम विधि बता रहे थे। तो भाग एल्गोरिदम सबसे पहले आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाग एल्गोरिदम। तो भाग एल्गोरिदम था क्या? भाग एल्गोरिदम यही था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही तो था भाग एल्गोरिदम, जिसको हम लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, यही ना लिखते हैं। हमने अगले क्लास में इसके बारे में बता चुका हूँ, पर आपको रिवीजन के तौर पर एक और फिर हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप भुलाएं नहीं इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वास्तविक संख्या का बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है। तो इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि A बराबर BQ प्लस R क्या है? भाग एल्गोरिदम। तो इसमें हमने बताया था क्या कि जब R का वैल्यू या R का मान, जो R क्या है? शेषफल। अगर शेषफल 0 हो जाए तो हमारा मासा जो होगा वो हमारा मासा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, जो हमारा मासा हो जाएगा। जो B को क्या कहते हैं? भाजक। जो भाजक होगा हमारा मासा होगा। तो यही है भाग एल्गोरिदम में पढ़ना कि A बराबर BQ प्लस R। अगर R का वैल्यू, शेषफल का वैल्यू 0 आ जाए तो जो B का मान होगा वो हमारा मासा होगा, भाजक का मान होगा वही हमारा मासा होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे कि R का मान क्या होना चाहिए। तो R का मान हमेशा इस B से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ये साइन के बारे में आप लोग पता होगा, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद होता है उधर का छोटा होता है। तो ये B से हमेशा R छोटा होगा और 0 से हमेशा R बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। ये जो R का मान होगा, ये R का मान हमेशा ये B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। तो अब चलिए, अब इस वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 मतलब प्रश्नावली 1 का A का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। यहाँ पर प्रश्नावली 1 के A का आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। तो आप अच्छे से समझेंगे उसको और क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे तो जरूर आपसे बनेगा। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आइए हम इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड देखेंगे। इसमें है क्या? दिया हुआ है कि भाग एल्गोरिदम
में कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो इसमें हमें वैल्यू दिया हुआ है किसका किसका, ए बराबर दिया हुआ है 72 और बी बराबर दिया हुआ है 9 और इसमें आर का हमको मान निकालना है। हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4 हमारे वेरिएबल है और हमें मान दिया हुआ है कितने का, 1 और 2 का, और निकालना है हमें तीसरा का। ये आप कभी इससे संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म है, यहाँ पर 3 ही टर्म है, तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर जब संभव ही नहीं होगा तो मान रख के हम देखते हैं, ए का मान 72, बी का मान 9, यहाँ पर क्यू का मान नहीं दिया हुआ है और प्लस आर का मान हमें निकालना है। तो ये क्या कभी 2 वैल्यू एक साथ निकल सकता है? नहीं। तो यहाँ पर इसे नहीं निकालेंगे, इसलिए आर का मान हमारा हो जाएगा 0। ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछेंगे, तो इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इसके अगले क्वेश्चन को बताते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूर्ण रूप से ही क्लियर हो जाएगा, जो इसमें आपको डाउट्स होंगे उसका क्लियर आपको इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें 1 का मान निकालें। हमने अगला क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि यहाँ पर कितने वेरिएबल टर्म है, 1 2 3 4 और यहाँ पर कितने 1 2 3 4। अब हमें 3 का दिया हुआ चौथा निकालना है। अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम जितना दिया हुआ है इसका मान इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर ए का मान तो निकालना ही है, तो ये हम इसे छोड़ देंगे। बी का मान 4 गुने क्यू, तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस आर का मान भी हमें दिया हुआ है 1। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 बचे 20 प्लस 1, इसलिए ए बराबर कितना आ गया 21। अब इसमें तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कैसे उसमें 0 हम लाएं। उसमें 2 टर्म दिया था, तीसरा का निकालने का रहा था, तो हम इसमें कभी नहीं निकाल सकते हैं। वैसे अगर इसमें देखिए, इसमें 4 टर्म है तो 3 दिया, चौथा का निकालना है, तो हम आराम से वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसे आगे बनाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें ढेर सारा, तो आप इसे बनाएंगे अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन आपको डाउट्स हो, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ूंगा, आपको उसका भी सॉल्यूशन एक क्लास में आपको जरूर दूंगा। तो आप उसे हमारा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, किसी को समझ में आया या नहीं आया वो हमें भी पता लगेगा। तो कमेंट कर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो अब आगे देखेंगे ऐसे ही टिप्स पे क्वेश्चन, तो आप इसे बनाएंगे। और अब आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 3 नंबर में आएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया, अभी बताया कि भाग एल्गोरिथम। अब भाग एल्गोरिथम ही तो पढ़ना है प्रश्नावली 1 के ए में। तो भाग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, कैसे पूछता है क्वेश्चन भाग एल्गोरिथम से। यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि 252 और कितना 1540 का निकालना है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भाग एल्गोरिथम के बारे में अगले क्लास में बताया हूँ, पर जो क्वेश्चन है किताब का, मैं उसका भी एक का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि भाग एल्गोरिथम होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें बताया था हमने कि क्या, जब जो बड़ा हो उसे एक जगह रखते हैं, जो भाज्य होता है।
1540 बराबर, और जो छोटा होता है वो बी के जगह रखाता है 252। अब हमें इसे क्या करना है, भाग विधि से ही समझेंगे तो आपको ज्यादातर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ ऐसे गुना करते हैं या भाग देकर हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर कितना है 252 और यहाँ पर है 1540। इसे कितना मरतबे लगाएंगे, 7 मरतबे तो नहीं लगा सकते, 6 मरतबे इसे लगा कर देखते हैं। तो कितना आएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30, 1 31 के 1 हाथ में 3 और 6 दूना 12 3 15। हमें इतना लगाना है तो ये हम इसे लगा सकते हैं। अब इसे कितना बच गया 8 2, मतलब हमारा शेषफल कितना आ गया 28। तो यहाँ पर देखेंगे इसे तो कहते हैं हम लोग क्या भाज्य, इसे कहते हैं शेष, इसे कहते हैं भाजक और इसे कहते हैं भागफल। ज्यादातर में आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भागा निकाल के सबसे पहले इसको देख लें, उसके बाद ही इसको बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जहां जहां भाज्य भाजक भागफल और शेष है वहां वहां इसको रखेंगे। तो यहाँ पर भाज्य के जगह दिया हुआ है, भाजक के जगह दिया हुआ है भागफल। तो हमारा भागफल कितना आया गुना क्यू के जगह भागफल रखेंगे तो 6 प्लस शेष हमारा है 28। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको, यहाँ पर हमने बताया था क्या कि जब भी जो ए आर का मान होता है वो इससे छोटा होता है, तो क्या इससे छोटा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी अभी सही है। तो अब हमने बताया था कि जब तक यहाँ पर 0 ना हो जाए हमें अगला स्टेप बढ़ते रहना है। अभी 0 नहीं है तो अब अगला स्टेप में आएंगे। तो जो यहाँ भाजक होता है उसे भाज्य के रूप में लाते हैं 252, अब फिर इसको जो शेषफल होता है उसे भाजक के रूप में लाते हैं। फिर ऐसे ही भागा करके आप निकाल लेंगे, वैसे निकालेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम ऐसे ही गुना करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो निकालेंगे यहाँ पर 28 तो हम देखिए यहाँ पर जब हम 9 से गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा शेषफल 0। यहाँ पर देख सकते हैं हमें गुना किया 28 में 9 से गुना किया तो कितना आ गया, इसके बराबर आ गया 252। तो हमारा शेषफल कितना बच गया 0। जब हमने बताया था कि जब शेषफल का मान 0 हो जाए तो हमारा माशक कौन होगा, जो यहाँ पर b का मान होगा वही हमारा माशा हो जाएगा, इसलिए माशा बराबर कितना आ गया हमारा 28। समझ गए आप लोग, एक बार फिर से समझिए। हमने बताया था कि जो बड़ा रहता है उसे भाज्य के रूप में लिखते हैं और जो छोटा रहता है उसे भाजक के रूप में, और हमें इसमें कितना से गुना करें कि इससे छोटा या इससे बराबर आए। तो हम 6 से गुना किए तो इससे छोटा आया, शेषफल हमारा बच गया 28। अभी 0 नहीं है तो अगला स्टेप चलेंगे। तो अगला स्टेप में बताया था कि भाजक को भाज्य बना लेते हैं और शेषफल को भाजक बना लेते हैं। और इसमें कितना से, अगर 9 से हम गुना कर दिए तो हमारा इसके बराबर आ गया, किसके, भाज्य के बराबर आ गया। तो भाज्य के बराबर आ गया तो शेषफल हमारा 0 हो गया। और जब यहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा माशा हो जाता है जो b का मान होता है, जो भाजक का मान होता है। तो ये हमें अच्छा मालूम है, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, तो इसे नोट कर लेंगे। अब आइए आपको अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसका सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आपसे सब सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो आप बनाएंगे इसे अच्छे से तो जरूर बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो आगे देखिए, मैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। प्रश्नावली 1 का A का चौथा नंबर क्वेश्चन
उसे भी आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा का सेकंड देखेंगे। वो अगर आपसे बन गया, अगर वो आपको समझ में आ गया, तो आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो चौथा नंबर में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि दिखाएं कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 और या 4m+3 का रूप का नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 और 4m+3 के रूप का नहीं होगा। तो आखिर फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अथवा में दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या कितना 4m+1 होगा। अगर हम सॉल्यूशन करके इसे अगर 4m या 4m+1 ला दे तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। यहां पर देखिए कह रहा है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 का रूप का होगा। तो यहाँ पर हम किसी भी धन पूर्णांक ले सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। तो हम 4m+1 के रूप में लाना है हमें। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि माना कि एक धन पूर्णांक है जो कितना है 4k मान लेते हैं इसको। यह एक धन पूर्णांक है 4k, इसे हम a=4k मान लें। अब कह रहा है कि इसका जो वर्ग होगा, ये जो सबसे पहले तो हमारा होता है क्या a=bq+r। तो यहाँ पर जो r का मान होगा, यहाँ पर r बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं 0 1 2 3, इसके लिए आप फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर r की जगह। तो यहाँ पर हमें r की जगह मान रखना सबसे पहले यहाँ से। तो a=4k प्लस r की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a=4k हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये r की जगह हम इतना में से कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं 0 रख कर देखा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 4k आ गया। अब कह रहा है कि इस धन पूर्णांक का वर्ग कितना के रूप में 4m या 4m+1 के रूप का होगा। तो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा a², यहाँ पर हो जाएगा 4k² होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a² बराबर 4k² कितना हो जाएगा 16k² हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे हमें क्या करना है, लाना है कितना कि 4m के रूप में होगा। यहाँ पर जो am है ये क्या है धन पूर्णांक है, m है जो धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर a² रहने देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो है क्या भाग एल्गोरिथम का एक रूप है। तो हम a² का रहने देंगे। यहाँ पर से कितना कर सकते हैं, यहाँ पर 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k² हो सकता है इतना। अब हम ये क्या इसे कह सकते हैं कि ये एक m के बराबर होगा जो धन पूर्णांक होगा, कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक धन पूर्णांक ही है, ये भी तो एक धन पूर्णांक है, ये भी तो एक धन पूर्णांक है। तो इसकी जगह हम इसके लिख सकते हैं 4k² की जगह m लिख सकते हैं। तो इसलिए a² बराबर 4m। क्या हमें प्रूफ हो गया कि कोई भी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+1 या आप कह रहे हैं कि 4m+1 के रूप का भी होगा, उसे भी आप देखिए, उसे भी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहीं से यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखेंगे, ऊपर से बताते हैं फिर से आपको। हमने यहां पर क्या रखा था, आप इसे ध्यान देंगे थोड़ा अच्छे से।
यहाँ पर r की जगह सबसे पहले हमने क्या रखा 0, अगली बार हम r की जगह 1 रखते हैं, तो यहाँ पर r की जगह 1। फिर से वही करेंगे, कह रहा है किसका वर्ग, तो वर्ग करेंगे दोनों ओर वर्ग, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं तो a² बराबर 4k + 1 का होल स्क्वायर। अब इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 4k² k² 4k के होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 4k + 1, स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसे कितना लिखेंगे 16k² प्लस 8k + 1। अब यहाँ पर समझेंगे अच्छे से, इससे हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 में 4 ही कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या इससे यहाँ पर कितना बच जाएगा 4k² प्लस 2k और प्लस 1। अब जब ये है का धन पूर्णांक है, तो क्या ये धन पूर्णांक नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये भी एक धन पूर्णांक ही है, तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 4, इसकी जगह m लिखेंगे प्लस 1। क्या हमें प्रूफ हो गया कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4m और 4m + 1 के रूप का होता है। तो आपको मालूम है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता ही है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, कांस्टेंट माइंड से देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का ये प्रश्नावली 1 का ये आपको क्लियर हो चुका है। आप इसे पूरे अच्छी तरह से बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छे से बनेगा, और जो क्वेश्चन में डाउट्स हो आपको वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो आइए अब अगला चैप्टर, अगले टाइप में चलते हैं, जो 1 का b है वास्तविक संख्या का, उसमें आप चलते हैं, उसमें बताएंगे आपको। तो आइए इसमें देखते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1 का ये आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बताने वाले हैं 1 का b। प्रश्नावली 1 का b हम बताने वाले हैं आप लोग को। तो आइए प्रश्नावली 1 का b में देखेंगे। इससे सारा का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो इसमें दिया हुआ रहता है बुक में, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो बुक में दिया रहता है कि इन्हें याद रखें, हमेशा जो दिया रहता है सैमरी के रूप में दिया रहता है, इन्हें याद रखें, उससे जरूर आप एक बार पढ़ें, क्योंकि उसी से क्वेश्चन हमारे टाइप में रहते हैं, प्रश्नावली में रहते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, इन्हें याद रखें में कि 1 से बड़ा हुआ धन पूर्णांक p जिसमें केवल 1 और p से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि एक और अपने सिवाय किसी और से ना कटे, उसी को तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर भरना है, हमें रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल कितना 1 और p से भाग लगे, तो इसी को तो हम कहेंगे कि वो अभाज्य संख्या होगा, p अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग इसके बारे में। और आगे क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दो पूर्णांक a और b दिया हुआ है क्या कि सहअभाज्य है, ये दोनों है जो क्या है सहअभाज्य है। तो कह रहा है कि मासा a और b दिया हुआ है, तो कह रहा है कि रिक्त स्थान होगा, तो रिक्त स्थान हम इसे क्या लिखेंगे, कह रहे कि a और b सहअभाज्य संख्या है, तो मासा इतना होगा, तो मासा बराबर भी तो हमें a और b होगा ही, बस सिंपल है।
तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 3 मासा, सॉरी यहाँ पर देखेंगे थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कहा है कि ए और बी सा आवाज है, यहाँ पर दिया हुआ है सा आवाज। जब भी एक कोई दो संख्या सा आवाज हो, दो लगातार संख्या को सा आवाज संख्या ऐसे कहते हैं। मतलब कि दो लगातार संख्या मतलब सा आवाज संख्या दिया हुआ हो तो उसका मासा हमेशा एक होता है। ये समझ में आपको। अगर ए और बी जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी अगर 7 8 यहाँ पर दिया हुआ है कि सा आवाज संख्या है, ये दोनों सा आवाज संख्या है, तो इसका मासा हमेशा एक होगा। दो लगातार संख्या होगा उसका मासा एक होगा। दो लगातार संख्या को ही सा आवाज संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी सा आवाज संख्या है तो उसका मासा क्या होगा, तो मासा एक होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो और आगे समझिए, आपको अच्छे से बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही दिया हुआ है। यहाँ पर समझेंगे उसको अच्छे से आप। पहले इसके पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। जैसे में एक फॉर्मूला है कि लसा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। यह सूत्र बहुत ही VVI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। लसा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। और इसी आधार पे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मासा हमारा दिया हुआ है AB, और यहाँ पर लासा भी हमारा दिया हुआ है क्या, लासा बराबर भी दिया हुआ है। मासा AB है और लासा AB है। तब कह रहा है यहाँ पर कि तब हम इससे क्या लिख सकते हैं। तो हमने अभी क्या बताया कि लासा गुने मासा, मतलब कि इतना गुने इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो कोई संख्या यही दोनों ने दिया हुआ होगा, ए बी संख्या कोई दिया हुआ है, उसका मासा और लासा कह रहा है कि गुना है, तो इसका लासा गुने मासा बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो ए गुने बी, दो संख्या ए जो होता होगा। समझ में आप लोग को। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्या ए और बी है, तो कह रहा है कि मासा गुने लासा बराबर होता है क्या, कि संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें संख्या क्या है, ए और बी है, तो इसका ए और बी गुना कर देंगे, संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी। और आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब हम आप लोग को बहुत अच्छे एक मैथ बताता हूं, इसको आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम आप लोग को आवाज गुणनखंड तोड़ने के लिए बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको आवाज गुणनखंड, आवाज वैसे तो आप बेसिक पढ़े ही होंगे, नीचे के क्लास में पढ़ना ही है हमें आवाज गुणनखंड तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी जब आपके बुक में है तो आपको बनाना तो पड़ेगा। आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बनाना तो पड़ेगा ही। तो आइए मैं आवाज गुणनखंड तोड़ने के लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 124, इसे आवाज गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं। तो ऐसे तोड़ेंगे जैसे एलसीएम करते हैं उसी टाइप का होता है आवाज गुणनखंड, वैसे ही इसको आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ पर तोड़ते हैं 2 से, तो 62 दूना 124, फिर 2 से 3 दूना 6, 31 दूना 62। फिर अब तो हम नहीं लगा सकते इसे, क्योंकि 31 किसी अपने सिवा किसी और से नहीं काटता है। तो अब इसे आगे हम नहीं लगाएंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 31। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुने 31। अब
ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। समझा कैसे लिखें? ये 2 से लगाएं तो 62, फिर 2 से लगाएं तो 31। अब हमने ऐसे पहले लिख दिया, उसके बाद जो अंक रिपीट हो उसको हम गिन कर उसके पावर में कर लेते हैं। तो 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 हम इसको पावर में कर लिए। तो आप अभाज्य गुणनखंड समझ गए, ऐसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बनाइएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें और क्या निकालना है। इसमें हमें निकालना है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मासा और लासा निकालें। तो हम इसका मासा निकालना बताते हैं आपको, और लासा भी निकालना बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 6 और 20 के बीच कह रहा है कि मासा और लासा निकालें, पर क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। तो हमने अभी अभाज्य गुणनखंड विधि आपको तोड़ने के लिए बताया, वैसे ही अभी अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ कर आपको बताएंगे अच्छे से। यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से 2 तिया 6, अब आगे नहीं लगेगा, इसलिए हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 3। समझे? 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3, तो यहाँ पर 2 गुने 3 लिख दिए। अब है 20 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 20 का तोड़ेंगे तो 2 से 10, फिर 2 से 5, अब नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 का कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ से आप लोग समझिएगा, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं क्योंकि हम आगे सिखा चुके हैं आपको। तो अब यहाँ से समझेंगे, यहाँ से मासा कैसे निकाला जाता है और लासा कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए मासा, ये 2 अभाज्य गुणनखंड जब ऐसे लिखते हैं तो मासा वही होता है जो दोनों में मिले, इसमें भी मिले और इसमें भी मिले। तो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है? 1 2 इसमें है तो 1 2 इसमें है, और 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, तो हम 3 नहीं लेंगे, और ना ही ये 2 लेंगे, ना ही ये 5 लेंगे। जो इसमें और इसमें मिलता है, देखिए इसमें क्या मिल रहा है? सिर्फ यही है जो मिल रहा है हमें, और जो दोनों में मिलता है वही हमारा होता है मासा। तो ये दोनों में मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? मासा। तो ये ऐसे नहीं लिखना है कि 2 गुने 2, सिर्फ एक टाइम में मिल रहा है 2 गुने 2 2, तो इसे सिर्फ मासा में लिखेंगे क्या? इसका मासा हो जाएगा 2, बस। इसे 2 गुने 2 नहीं लिखना है हमें, सिर्फ लिखना है 1 2 2 मिल रहा है तो 2 ही लिखना है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको यहाँ से नहीं लगता है तो आप इससे प्रूव करके देख सकते हैं, मासा निकाल के देख सकते हैं। जैसे में देखिए मासा निकाल के आपको बताते हैं। 6 और 20 यहाँ पर लगाएंगे कितना मरतबे? 3 मरतबे, 18 आ गया 2, फिर यहाँ पर 6 2 तिया 6 कट गया, क्या हमारा मासा आ गया 2। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मिलता हो, वही मासा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस टाइप को भी अच्छे से पूरा बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 12 576 और 40 52 का अंक गणितीय के मूलभूत प्रमेय से मासा ज्ञात करें, फिर मासा की सहायता से लासा ज्ञात करना है। पहले हमें मासा ज्ञात करना है, उसके बाद मासा की सहायता से ही हमें लासा ज्ञात करना है। तो आइए हम वो भी आपको सिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? 12 576 और क्वेश्चन है 40 52। जैसे अभी हम मासा और लासा आपको निकालने के लिए बताएं,
वैसे ही हमें इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले मासा निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना है तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो आप अभाज्य गुणनखंड वहां पर आप तोड़ के देख लेंगे। हम अभी आपको बता देते हैं ऐसे ही। ऐसे देखिए यहाँ पर 12,576 का जो मासा अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 गुने 8 गुने 16 गुने 32 गुने 131, इतना होगा आपका अभाज्य गुणनखंड। 3 गुने 131 इतना होगा 12,576 का अभाज्य गुणनखंड। और हमें निकालना है 40,52 का अभाज्य गुणनखंड। तो 40,52 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 10 13, इतना होगा। अब हमने तो अभाज्य गुणनखंड तो आपको तोड़ने आ गया होगा, पर यहाँ पर अभी हम ही बताएं कि मासा कैसे निकालते हैं। तो मासा कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, 1 2 है कॉमन, इसमें 1 और 2 कॉमन है इसमें। अब कोई इसमें कॉमन नहीं है तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर 1 2 कॉमन इसमें है, 1 2 कॉमन इसमें है, तो 2 गुने 2 बराबर 4। हमारा आ गया क्या, मासा आ गया। तो आप मासा देख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि मासा, इस मासा की सहायता से लसा ज्ञात करना है। तो अभी हम आपको सूत्र बताएं कुछ कि मासा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, मासा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये बताएं हम आपको। तो क्या ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ पर गुना में है, मासा गुना में है, हमें लसा निकालना है। तो क्या इस मासा को यहाँ पर से हटाकर गुना में है तो इधर क्या हम भाग में कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि गुना में है तो भाग में जाएगा। अब देखेंगे यहां से कि जब मासा गुने लसा है तो अब यहां से क्या करेंगे, तो लसा तो हमें निकालना ही है। अब कह रहा संख्याओं का गुणनफल, तो हमें संख्या दिया हुआ कितना है, एक ए और एक ए, कितना है 12,576 गुने 40,52 बटा में हमारा मासा कितना निकल के आ गया 4। तो अब देखेंगे, अब इसका और इसका गुना करेंगे। तो गुना कर ले, आप लोग गुना कर लेंगे। गुना करके आता है कितना, 50 95 79 52, अब बाटा में आएगा कितना 4। अब इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, काटते हैं इसको इससे, तो 4 एकम 4, 4 दही 4 एकम 4 आ गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16। यहाँ पर गलती हो जाएगी, काटते हैं फिर से अच्छे से काट, आप लोग काट लीजिएगा इसको, काट के हम बताते हैं। 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 4 9 36, 1 19, 4 चौके 16, 3 35, 4 8 32, 4 8 32। तो इतना आ जाएगा हमें काट कर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 73 94 88, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, आपको समझा देते हैं, समझिएगा अच्छे से। पहले ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। अब कह रहा है कि इसको पहले सबसे पहले मासा निकालिए, तो हमने मासा भी निकाल लिया। अब कह रहा है इसी मासा की सहायता से
हमें क्या करना है, लसा। तो हमारा सूत्र होता है लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का कितना है, इतना, और इतना संख्या है हमारा, तो संख्या का गुना किए तो आया इतना, और बटा मसा हमारा आ गया था 4। अब इसको काटेंगे तो आ गया हमारा इतना आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के पहला है, तो इसे आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन इसमें और बता देते हैं हम आपको, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 के बी का, इसे उतार लीजिएगा आप लोग। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जांचें कि क्या प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती को संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 डॉट डॉट बहुत सारे होता है। कह रहा है कि प्रकृत संख्या के लिए 4 के पावर n जो के अंत में 0 आ सकता है। कह रहा है कि जो प्रकृत संख्या है इसमें 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है अगर हम किसी भी मान को रख कर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रख के देखते हैं 4 के पावर 1 तो 4 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुने 4 के पावर 3 4 गुने 4। हमेशा अगर इसका आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे हम तो इसके अंत में 0 कभी नहीं आएगा। ऐसे आप करके देख सकते हैं, और कितना भी आप करेंगे तो आपको किसी भी हाल में 0 इसका नहीं आएगा। तो हम 4 के पावर के अंत में कभी इसको 0 नहीं आएगा। तो यही प्रूव करना है हमें कि जो प्रकृत संख्या है जो 4 के पावर के अंत में 0 आ सकता है तो कभी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज बस यहीं तक, अब मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगर आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, समझ में आया होगा तो आप पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। अगर पूरा क्वेश्चन आपसे बनता है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जो है आप उसी से हमारा प्रोग्रेस है। अगर आप चाहें तो हमें बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। आपके प्रति अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, जरूर समझ में आएगा। और इसके बाद मैं क्लास 11 जो क्लास 11 में पढ़ना चाहते हैं, मैं क्लास 11 के लिए भी आज से ही क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो उसका क्लास आज स्टार्ट होगा। तो जो आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनके पास शेयर कर देंगे वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस लॉकडाउन के माहौल में, ताकि कुछ पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक्स, बाय।